विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रियर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय। ये अध्याय पद्य खंड से लिया गया है जो कि 14 है और ये कविता का रूप है। ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। आज हम इस कविता का भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले विषय परिचय। विषय परिचय के बाद हम कवि का परिचय जानेंगे, यानी उनका जीवन परिचय क्या रहा है। इसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता है उसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे, भावार्थ करेंगे और कला सौंदर्य यानी शिल्प सौंदर्य को जानेंगे। इसके बाद इस पाठ से संबंधित जो प्रतिपाद्य निकला है वो हम एक बार देखेंगे। तो साथ ही इसे शुरू करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने साथ रख सकते हैं। जो शब्दार्थ और जो भावार्थ में समझा रही हूँ आप अपने हिसाब से उसे अंकित कर सकते हैं। कविता का जो पाठ है यानी शीर्षक है वह है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचनाकार या कवि है सुप्रसिद्ध छायावाद के कवि जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म जो हुआ है वो कौसानी यानी अल्मेड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ है, जो कि उत्तराखंड में आया है। तो ये कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रकृति ने सदा ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट किया है, विशेषकर कवियों को। जो अभी हमने जब देखा है इसमें कि प्रकृति प्रेमी जो लोग होते हैं वो मनुष्य अक्सर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके बारे में लिखना कवियों को शोभा देता है, यानी कवि अपनी कल्पना से प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आदिकाल, ठीक है, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक काल। मध्यकाल यानी भक्ति काल भी कहते हैं, जिसमें 2 भाग हैं, भक्ति काल और रीतिकाल। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जो छायावादी युग के अंतर्गत माने गए हैं, यानी प्रकृति प्रेमी जो सुप्रसिद्ध कवि है, रचनाकार है, वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, वो बहुत ही घनिष्ठ लगाव रखते हैं। उस तरह से हम इस कविता में उसका वर्णन करेंगे। प्रकृति से प्रेम सभी कवि और मनुष्य गण करते हैं। तो आदिकाल से लेकर, है ना, आदिकाल के कवियों से लेकर छायावादी कवियों तक सबको प्रकृति ने अपने सम्मोहन में बांध कर रखा है, यानी प्रकृति के अंदर ऐसा जादू है, ऐसी सुंदरता है जिससे मोहित हो जाते हैं हर कोई। और चाहे वो आदिकाल के समय के, पुराने समय के कवि हो या फिर छायावाद के यानी आधुनिक समय के जो छायावादी कवि रहे हैं उनको भी हम ले सकते हैं। तो सभी प्रकृति के इस सुंदरता में यानी उसकी ओर प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, बंधे रहते हैं। छायावाद के समय के जो काव्य हैं उनमें से प्रकृति की सौंदर्योपासना अपने चरम पर थी, यानी प्रकृति के बारे में जो भी वर्णन किया गया, जो भी काव्य रचनाएं की गई, उनके सौंदर्य का बखान किया गया, वो सबसे चरम स्तर पर थी। ठीक है, उनमें से 4 स्तंभ माने गए। 4 स्तंभ यानी बेस। जैसे मकान जब हम खड़ा करते हैं तो उसके नीचे का एक क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है, जिसपे मकान टिका रहता है, यानी नींव होती है। तो उस छायावाद की जो बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, छायावादी युग की, तो उसके 4 स्तंभ हैं। उन चारों स्तंभ यानी पिलर्स पर कौन खड़े हैं? वो स्तंभ कौन कौन से? 4 कवि रचनाकार हैं, जिसमें से पहला स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, और दूसरा है महादेवी वर्मा जी, येरी और सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर 3 है, और चौथा जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यानी कि 4 पिलर पर छायावादी युग टिका हुआ है, यानी प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाकार माने गए हैं। तो इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के नए प्रतिमान गढ़े हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। सुमित्रा नंदन पंत को तो उनकी प्राकृतिक सौंदर्य की रचनाओं के कारण ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यानी सुमित्रा नंदन जो पंत है इनको किस नाम से जाना गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, आज हम उनकी ही एक कविता जिसका नाम है यानी शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो है उस रचना से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके जीवन परिचय से। छायावादी काव्य के 4 आधार यानी 4 स्तंभ जो मैंने अभी बताए हैं उसमें से एक है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में यानी 1900 सन में हुआ था। अल्मोड़ा जिला है, उसमें कोसानी गांव आया है, वहाँ पर ये जन्मे थे उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन जी जो थे वो इंटर तक की शिक्षा इलाहाबाद में उन्होंने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इलाहाबाद में उन्होंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। बाद में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। महात्मा गांधी के कहने के बाद आह्वान जो हुआ उसके बाद उन्होंने कॉलेज नहीं की। पंत जी जब 7 साल के थे तो उन्होंने तब से ही कविताओं को रचने का प्रारंभ कर लिया था। उसके इस गुण से यानी उसे इस कौशल से सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। तो धीरे धीरे ये जो उनका हुनर था वो आगे बढ़ता गया। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति प्रेम
और रहस्यात्मक यानी रहस्यवाद अपने चरम पर हैं। दो विषय जो हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे प्रमुख बताए हैं, वो है प्रकृति से प्रेम, यानी उनकी रचनाओं को जो हम टटोलते हैं तो वो प्रकृति से भरा हुआ है, और रहस्यवाद है, उसमें एक सस्पेंस है, रहस्य छुपा हुआ रहता है। उनके जीवन काल में जितनी उम्र तक वो जिए हैं, वो अपनी उस पूरे जीवन काल में उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है वो है 28। ठीक है, तो 28 पुस्तकों को उन्होंने प्रकाशित भी किया है, जिसमें कविताएं हैं, यानी कौन कौन सी विधाएं हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कविताएं हैं, और पद्य के अंतर्गत जो नाटक होते हैं वो है, निबंध भी इनके अंदर सम्मिलित हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी गई है वो है वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। इस तरह से इन्होंने खूब सारी रचनाएं भी की हैं। अब हम बात कर रहे हैं पंत जी की उन रचनाओं के बारे में, जिसमें से सबसे पहला नाम दिया है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। 1969 में चिदंबरा यानी जो रचना है उसकी बात कर रहे हैं, इस चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। एक पुरस्कार का नाम है यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो इतना हम ऊंचा कार्य करते हैं, उसके आधार पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सरकार हमें देती है। तो ये चिदंबरा जो संग्रह है उस पर उनको ये पुरस्कार दिया गया था। साहित्य की अनवरत सेवा के लिए 1961 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब पद्म भूषण भूषण की उपाधि जो दी गई वो 1961 में दी गई, और किस समय गई, किस बारे में इसको मिली? साहित्य की अनवरत सेवा जो उन्होंने की है उसके उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया था। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य सजीव रूप में उपस्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य जिसका वर्णन हम अभी बता रहे थे, तो उनके सजीव रूप यानी वो प्रकृति जो है वो निर्जीव से दिखने वाली, वो सजीव हो उठती है। ठीक है, उनकी रचनाओं में प्रकृति चित्र रूप में उकेरी गई है। यानी अगर हम बात करें उनकी शैली की, लिखावट की, तो उनका जो लिखने का ढंग है जिससे पढ़कर पाठक अपने मन में, अपने विचारों में एक चित्र अंकित करता है, यानी चित्रात्मक शैली हमारे सामने उन्होंने रखी है, तो चित्र रूप में उकेरी गई है। निराला जी, हम उसे निक नेम यानी शॉर्ट फॉर्म में निराला भी कह सकते हैं। तो निराला जी ने उनकी शैली के विषय में कहा है। निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो अब पंत जी के बारे में क्या कहा है कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली, यानी उनके लिखने का ढंग। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देता है। यानी उनकी शैली इतनी अच्छी है, उनका जो एक कौशल जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो कैसी भी चीज़ होगी उसे सुंदरता से, मधुरता से, कोमल रूपों से प्रस्तुत करके सामने ला देगा, चाहे वो कैसा भी विषय क्यों ना हो। उनकी रचनाओं की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, इसे आप नोट कर ले। इनकी जो लिखावट की जो भाषा है, रचनाओं की जो भाषा वो कैसी है? साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली से युक्त परिमार्जित प्रांजल भाषा अत्यंत प्रभावशाली रही है। तो इनकी जो शब्दावली में तत्सम शब्द यानी संस्कृत से संबंधित शब्दों को प्रयोग किया गया है, और प्रांजल भाषा का भी, यानी जिस जगह पर वो रहे हैं उस क्षेत्र की जो भाषा है वहाँ का भी प्रभाव इन पर पड़ा है। अब हम बात कर रहे हैं जो आपका ये अध्याय है, यानी ये कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इसे एक बार हम वाचन करेंगे। आप इस वाचन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपनी पाठ्यपुस्तक या यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार स्वयं दोहराने का प्रयास करेंगे। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि जिस पर्वत का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, जिस प्राकृतिक नज़ारे का वर्णन हो रहा है, उस समय जो पावस ऋतु है उसका पूरा आगमन यहाँ हुआ है, और ऐसे में जो पर्वत की शोभा है, सुंदरता है, वो देखने लायक है, वो किस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है। तो उसका एक मानवीकरण का जो चित्र अंकित हो रहा है, जिस प्रकार से मनुष्य का सिर और पाँव होता है, वैसे ही कवि ने पर्वत के
रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनका मानवीकरण किया है। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने पाँव की तरह झांकता है, नीचे देखता है, उसके पाँव के तले जो चीज़ें होती है उसको वो तुच्छ मानता है, या अपनी छवि जो है वो आईने में देखता है, वैसे ही इस प्रकृति को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ हम आगे विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। एक बार मैं आपको फिर इसका तीसरा भाग जो है वो भी पढ़कर सुना देती हूँ। गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्छाकांक्षाओं से तरुवर है जांक रहे नीरव नभ भर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर उड़ गया अचानक लौ भूधर। फड़का अपार पारत के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे शाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए अब इसकी एक बार व्याख्या करते हैं। उससे पहले हमें अगर जानना होता है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है पद है, ये पद का अंश कहाँ से लिया गया है, तो उसे हम संदर्भ कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये पद्यांश का संदर्भ क्या है। हम सबसे पहले अगर हमें लिखने को बोले या पूछा जाए तो हम कहेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के, यानी पाठ्य पुस्तक स्पर्श है भाग 2, तो यहाँ से ये अवतरित है, जिसमें रचना का नाम यानी शीर्षक बता दो पर्वत प्रदेश में पावस, यानी शीर्षक अगर हम कोई किसी का नाम लिखते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये है पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि पाठ है, इससे अवतरित है। अवतरित मतलब लिया गया है। इसकी प्रणेता प्रकृति के सुकुमार कवि सूर्यकांत जो सुकुमार कवि हैं वो है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, अब प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में हम देखते हैं कि ये जो पद्यांश है वो जिसने लिखा है वो अपने इस पद्यांश में क्या बताना चाह रहा है, क्या विषय रखता है, किससे जुड़ी हुई बात वो कह रहा है, टाइटल क्या है, प्रसंग क्या है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का जीवंत वर्णन किया है। क्या किया है उन्होंने? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु थी, पावस ऋतु थी, उसमें पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति की अप्रतिम सौंदर्य का जीवंत, यानी जो उसका सौंदर्य है वो जीवंत हो उठा है। ठीक है, तो जीवंत वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में पर्वतों का सौंदर्य अतुलनीय होता है, यानी वर्षा के समय जो पर्वत का क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि जो सुंदरता है वो और ही बढ़ जाती है, तो उसके सौंदर्य में अतुलनीय, यानी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो चार चांद लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली बढ़ जाती है, ठंडा मौसम होता है, तो इस तरह से वो सुहावना मौसम है जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। उसका वर्णन कर पाना सहज नहीं होता, सहज यानी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो पंत जी जो है उन्होंने इसी सौंदर्य के चित्रों को अपनी लेखनी यानी अपने लिखावट के रूप में, अपनी शैली के रूप में लेखनी रूपी तुलिका से बखूबा उखेरा है। इसका पहला पद हम देखते हैं। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र ध्रग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे झलने निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसकी भावार्थ या व्याख्या के लिए हम दो पंक्ति को देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर देखिएगा पावस ऋतु, पावस वही वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं, और पर्वत प्रदेश वो क्षेत्र कैसा है? पर्वतों से भरा हुआ है। पल पल यानी हर एक क्षण, परिवर्तित यानी बदलता रहता है, बदलना। ठीक है, प्रकृति वेश यानी वो प्राकृतिक क्या है? प्रकृति का एक रूप है जो कि हमेशा हर पल पल में परिवर्तित होता रहता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, और उस समय पावस ऋतु थी। तो इस तरह से हमने क्या किया? दो पंक्ति का वाचन किया है, फिर शब्दों को जाना है। जब आप शब्दों को जान लेते हो तो आप उसके भावार्थ को आसानी से समझ सकते हो, इसीलिए सबसे पहले अपनी पाठ्यपुस्तक में इनके शब्दों को लिख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। इसमें हमने कवि जो है वो कहना चाहता है कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय स्थल पर, यानी पर्वत के जहाँ स्थान है वहाँ पर प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, अर्थात प्रकृति हर पल अपना दृश्य परिवर्तित कर रही है। आ रहा है समझ में? देखो, शब्दों के अर्थ जान लिया, फिर पंक्ति में जो शब्द है उनका आपस में हम संबंध जोड़कर इसका भावार्थ निकालेंगे। अगली दो पंक्तियाँ देखते हैं। इसमें बताया है मेखला का पर्वत अपार। मेखला का यानी कर धनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करधनी क्या होती है? जो आभूषण है एक तरह का, जिन्हें कमर पर बांधा जाता है, उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। ये एक
आभूषण है जो हमारे जो कमर है वहाँ पर उसकी शोभा को बढ़ाता है, चारों तरफ उसके घिरा रहता है। तो वैसे ही मेखलाकार पर्वत अपार, ये जैसे इसके बंधा है वैसे ही पर्वत पर, यहाँ देखिए पर्वत पर जो करघनी के आकार की जो पहाड़ी की ढाल है, जो ढाल आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, तो ये है उसकी ढाल, करघनी के समान है ना। करघनी यानी पर्वत के चारों तरफ से उसे घेरे रखी है, ठीक है। मेखलाकार समझ में आ रहा है। फिर आ रहा है सहस्र हजार। सहस्र का अर्थ हजार, तो सहस्र यानी हजार, हजार क्या है? दृग। दृग क्या होता है? बड़े, आंखें, है ना। सुमन यानी पुष्प, फाड़ यानी फैलाए हुए हैं। तो पर्वत अपनी आंखों को फाड़े रख रहा है, कैसे? सुमन, सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें। तो पर्वत पर जो पुष्प लगे हैं वो हम कह देंगे पर्वत की आंखें हैं, ठीक है। तो हजार पुष्प यहाँ पर है, हजार आंखें यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर संबंध जोड़ना और शब्द के अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम बाद में करेंगे इसका भावार्थ। अगली 2 पंक्तियों में देखते हैं। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में आएगा यहाँ पर, नीचे जल में निज महाकाल, ठीक है। तो अवलोक का अर्थ होता है देखना, ठीक है। बार बार यानी बार बार उसे लगातार देखे जा रहा है। नीचे जल में निज महाकाल, नीचे की ओर जल में, अब जल बना है यहाँ पर तालाब, ठीक है। तो पर्वत के नीचे की तरफ अगर जल है तो वो तालाब का रूप हो जाएगा। निज का अर्थ होता है अपना, महाकार का अर्थ होता है विशाल आकार। तो महाकार किसका है? पर्वत का। तो पर्वत नीचे अपने विशाल आकार को देख रहा है, बार बार निहार रहा है, अवलोकन कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे की 2 पंक्तियां देखते हैं। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में यानी पर्वत के चरणों में ताल है, ताल मतलब तालाब है। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण, दर्पण यानी आईना, शीशा। तो ये जो तालाब है वो आईना बन गया है, ठीक है। ये तालाब आईना बन गया, आईना के समान कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वत क्या कर रहा है? अपने छवि को इस तालाब रूपी आईने में निहार रहा है, देख रहा है। और ये तालाब कहाँ है, कहाँ स्थित है? ये पर्वत के चरणों में पला है, ठीक है। अब हमने जो सबसे पहला पद किया है उसका एक बार भावार्थ समझ लेते हैं, जान लेते हैं शुरू से। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन पार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आपको यही वीडियो के दौरान ही याद हो जाए, ठीक है बच्चों। तो कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था और पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी, यानी वर्षा ऋतु के समय प्रकृति में परिवर्तन हो रहा था। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत, जो पर्वत है वो किसके समान है? करधनी के समान है, वो विशाल है, ठीक है। दूर दूर तक फैले हुए थे। उस नज़ारे की बात कर रहे हैं, जिस दृश्य की बात कर रहे हैं, उसमें जो पर्वत हैं वो विशाल है और दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों। पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशाल काय, विशाल शरीर, काय यानी शरीर के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी छाया, प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के सामने, आईने के समान दिखाई दे रहा था। तो यानी कैसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने आईने में अपनी छवि देखते हैं, वैसे ही जो विशाल पर्वत है वो अपने चरणों में गिरे तालाब में, चरणों में जो तालाब है उसकी अंदर, उस आईने में, ठीक है, आईने रूपी तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, निहार रहा है। अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। जब कभी रचनाकार कोई रचना लिखता है तो उसकी लिखावट की जो सुंदरता आती है उसमें कौन से गुण होते हैं उसे हम यहाँ पर बताएंगे। पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया गया है, यानी कवि ने क्या किया है, विषय क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम सुंदरता से वर्णन हुआ है। पारिमार्जित खड़ी बोली यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो छंद है वो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और जो गुण है, जो विशेष बात है वो माधुर्य है, मधुरता इसमें, ठीक है। और जो रस आनंद की अनुभूति हो रही है वो श्रृंगार रस हमें दिखाई दे रहा है, साज श्रृंगार वाला, ठीक है। दृग सुमन जो शब्द आया है इन पंक्तियों में, वहाँ हम देखते हैं, ये देखिए, ये आपको चिन्ह नजर आ रहा है, योजक चिन्ह नजर आ रहा है, ये बताता है कि रूपक अलंकार होगा। कैसे? दृग सुमन, दृग यानी नयन, सुमन यानी पुष्प।
तो जो आंखें हैं वो पुष्प के समान सुंदर है, तो उसकी जैसी है, उसके रूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, जिसे हम दूसरे के जैसा हम बताते हैं, उसके रूप का वर्णन करते हैं ना, तो आंखें कैसी है? पुष्प के समान सुंदर है, तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। याद रहेगा बच्चों। दूसरा है दर्पण सा। अब यहाँ देखो, सबसे ट्रिक समझा रही हूँ अच्छी, है ना। सा जो शब्द दिख रहा है वो सा यहाँ पर बताता है कि ये उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में क्या हमने देखा? सा लगा है, उस शब्द के अनुसार होगा, जैसे सा लग जाता है कभी सी से, इस तरह से, तो ये पहचान होगी उपमा अलंकार की, ठीक है। अब देखते हैं बार और बार। बार बार शब्द हुआ है, बार बार शब्द में 2 बार बार आया है, ठीक है। तो बार शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा। पुनरुक्ति प्रकाश मतलब पुनः यानी दोबारा, उक्ति यानी कथन, वो शब्द जो दोबारा प्रयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जी हाँ, मानवीकरण अलंकार क्या? हमने प्रकृति की सुंदरता को मानव की सुंदरता से बताया है, तो उसमें मानव जिस तरह से हरकतें करता है, व्यवहार करता है, भावना रखता है, वैसे ही कोई वस्तु, कोई प्राकृतिक नज़ारा यानी पर्वत, नदी, तालाब, इसकी बात हम करते हैं, तो ये मानव के समान हम इसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। और शैली कौन सी है? यहाँ पर जो शैली है वो है चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली जैसे वो चित्र, वो छवि, चित्र रूप हमारे सामने अंकित हो जाता है। पल पल, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि एक बार आवृत्ति हुई प की, फिर दूसरी बार पल में, ठीक है, फिर तीसरी बार परिवर्तित में प, तो इस प्रकार से प वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। बच्चों मैं यहाँ पर विस्तार से समझा भी रही हूँ, उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ, ताकि आपको ये अलंकार अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए, आपके हमेशा काम आएंगे। ये बहुत ही सरल है, बस थोड़ी सी ट्रिक की इससे आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार जब जैसे जैसे आते हैं हम इसे समझते जाएंगे, ये हमें लर्न भी हो जाएंगे। पल पल, यहाँ नीचे देखो, पल पल शब्द में भी क्या हुआ है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। ऊपर वाले में यहाँ जो था ना, यहाँ पर अनुप्रास है, क्यों? क्योंकि प वर्ण, सिर्फ प वर्ण ले रहे हैं, प वर्ण की आवृत्ति, और नीचे वाले में शब्द को देख रहे हैं, पल, फिर दोबारा पल रिपीट हुआ है, तो जब शब्द दोबारा आता है तो वहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है बच्चों, आज हमने जाना है कविता के जो लेखक हैं, मतलब जो कवि हैं, उनका जीवन परिचय जाना है। कविता के संबंध में हमने उसका सस्वर वाचन करना जानना है, शब्दों की अर्थ जान लिया है, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य इसे अच्छे से हमने समझ लिया है। अभी तक हमने पढ़ा है इसका काव्यांश पद 1, ठीक है, पद्यांश 1, और अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके दूसरा और तीसरा पद। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और सभी कार्य जो भी करते हैं, चाहे आप घर का करो, पढ़ाई का करो, तो वो आप नियमित रूप से समय पर करें। समय का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है और इसे अपने जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो समय की कद्र करो, क्योंकि समय रहते जब आपने काम कर लिया तो आप हमेशा खुश रहोगे, कभी कोई तरह की चिंता नहीं रहेगी, और आपको जो वर्तमान में आपको अनुभव मिल रहा है, जो समय आपको मिल रहा है, उसे आनंद के साथ महसूस करोगे, उसे जीवन में जो ज़िंदगी जीते हैं ना, उसका एहसास आपको होगा। तो समय की कद्र करो, समय पर हर कार्य करो, आपके अंतर मन में जो संतुष्टि होगी वो सबसे परम होगी। आपको ये जो संतुष्टि, ये जो आनंद की अनुभूति होगी, वो सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि कोई भी कार्य करो, समय पर करो, सीमित समय रखो, एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अनुसार अपने कार्य को ढाल लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय के लिए, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।